नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड MPSE 4 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 3 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां भाग 3 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन ये है कि MN रॉय की मार्क्सवादी मानवतावादी आलोचना की व्याख्या कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। इससे पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, आपको ये बता दूं कि इससे पहले के जो 7 क्वेश्चन हैं वो 2 अलग अलग वीडियो में चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और साथ के साथ क्वेश्चनों के अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि MN रॉय जो है, यानी कि जिन्हें मानवेंद्र नाथ रॉय या मनिंदर नाथ रॉय के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने मार्क्सवादी मानवतावादी की जो आलोचना की है उस आलोचना का सार बताओ हमें। तो देखो, जब आप मानवेंद्र नाथ राय की बात करोगे तो इन्होंने देखो मार्क्सवादी विचारधारा को बहुत गहराई से पढ़ा और इन्होंने कहा जो मार्क्सवादी विचारधारा है ये समानता पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर सकती क्योंकि इसकी कुछ कमियां हैं। तो इन्होंने जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसको गहराई से अध्ययन किया और साथ ही साथ उसकी कमियां भी निकाली, उसको क्रिटिसाइज भी किया और अपनी एक नई थ्योरी दी जिसे हम रेडिकल ह्यूमैनिज्म की थ्योरी कहते हैं। तो देखो, जब भी आप मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ोगे तो मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि भाई जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होता जाएगा, अमीर और गरीब के बीच की खाइयां बढ़ती जाएंगी, तो गरीबों का शोषण होता जाएगा, जो संपत्ति है वो कुछ ही लोगों के पास इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे समाज में संघर्ष होने लग जाएगा। फिर एक दिन मजदूर वर्ग अपने हक की आवाज़ उठाएगा और क्रांति होगी और उस क्रांति के बाद मजदूरों को अपना हक मिलेगा। तो MN रॉय जब मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वो 2 ही विचारों पर चल रहा है। एक है वर्ग संघर्ष, जिसमें जो क्लास कन्फ्लिक्ट होगा अमीर गरीब के बीच में, दूसरा क्रांति होगी, तभी समाज का भला हो सकता है। मानवेंद्र नाथ रॉय कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर आप रियल में सोसाइटी की वैल्यू निकालना चाहते हो, रियल में सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इक्वालिटी के बंधन में लाना चाहते हो, तो आपको कुछ और भी सोचना होगा। तो ऐसे में मानवेंद्र नाथ रॉय की जो नई विचारधारा है जिसे रेडिकल ह्यूमैनिज्म कहते हैं, इन्होंने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की। तो यानी कि जब आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले ये बताना कि भाई MN रॉय ने मार्क्सवाद का गहराई से अध्ययन किया और उसकी कमियों को उजागर किया और अपनी एक नई थ्योरी दी जिसे रेडिकल ह्यूमैनिज्म या अतिवादी मानवतावाद के नाम से जानते हैं। उनका जो दृष्टिकोण था वो समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में मानवीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की ओर था, लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात थी और तर्कशीलता यानी कि व्यक्ति की लॉजिकल जो क्षमताएं हैं उसे बढ़ावा देने की बात थी। उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों की कमियों को बताया है और मानवतावाद को और भी ज़्यादा गहराई से प्रभावित किया है। तो सबसे पहले उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना क्या कही, तो देखो MN रॉय ने जो मार्क्सवाद की आलोचना की है उस पर कई अलग अलग तरीके से उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जो मार्क्सवाद का सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही निर्भर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता की तो बात ही नहीं करता वो। तो मार्क्सवाद का जो आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत है जिसमें समाज के विकास को केवल और केवल आर्थिक संरचना से जोड़ा गया है, यानी कि जो सोसाइटी है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप पैसे के दम पर कर सकती है, मार्क्सवाद सिर्फ ये कह रहा है। और ऐसे में क्लास कन्फ्लिक्ट होगी, अमीर गरीब के बीच में लड़ाई होगी, मार्क्सवाद ये कह रहा है। तो राय अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो भाई, मनुष्य सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारकों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो उसकी सोच है, जो उसकी चेतना है, उसकी नैतिकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये भी समाज को प्रभावित करती है। यानी कि MN रॉय ये कह रहे हैं कि भाई जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो ये कह रही है कि व्यक्ति का विकास जब हो सकता है जब उसकी अर्थव्यवस्था का विकास हो, लेकिन मानवेंद्र नाथ रॉय ये कह रहे हैं व्यक्ति सिर्फ आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता बल्कि अपनी सोच, सामाजिक नियमों से ही प्रभावित होता है, नैतिकता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है इनसे भी प्रभावित होता है, और उसकी पर्सनल जो स्वतंत्रता होती है, इंडिविजुअल जो लिबर्टी होती है उससे ही प्रभावित होता है। दूसरी बात यह है शक्ति केंद्रित क्रांति। मार्क्सवाद ये कहते हैं कि भाई सभी जो निर्धन लोग हैं वो मिलकर एक दिन क्रांति करेंगे और समाज के पर पूरा तरीके से नियंत्रण कर लेंगे, जितने भी संसाधन है उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन रॉय इस विचारधारा को भी चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि केवल संघर्ष से स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता, अगर स्थायी परिवर्तन लाना है तो मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ह्यूमैनिटी ये कहती है प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो वास्तव में मनुष्य ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। इसके अलावा जो लोग समाज में पिछड़े हुए हैं उनका एम्पावरमेंट करना चाहिए, यानी कि सशक्तिकरण करना चाहिए। इसके अलावा मार्क्सवाद की जो थ्योरी है वो सामूहिकता को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा देने की बात कर रही है, जबकि जो रियलिटी ये है कि कभी भी जो ह्यूमन है वो इतनी बड़ी संख्या में एकजुट नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जो मार्क्सवाद की थ्योरी है उसमें सामूहिकता को अतिरेक से दिखाया गया है जिसमें व्यक्ति की पहचान खो जाती है, और बात रियल भी है। 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद की जो कमियां वहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। तो मार्क्सवाद की जो सामूहिकता पर आधारित सोच है रॉय ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा ये कुछ ज़्यादा ही है, अगर हम समूह में रहते हैं तो हमारी व्यक्ति की जो पहचान है वो खत्म हो जाती है।
इसके अलावा उन्होंने जो थ्योरी दी है रेडिकल ह्यूमैनिज्म की, रेडिकल ह्यूमैनिज्म में उन्होंने क्या करा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है, पर्सनल लिबर्टी की बात की है। उन्होंने कहा है सच्ची स्वतंत्रता का मतलब यही है, समाज में हर एक व्यक्ति को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे क्या होगा, ह्यूमन का एम्पावरमेंट होगा। राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करी है उन्होंने, व्यक्ति की तर्कशीलता को बढ़ावा देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें समाज को वास्तव में विकसित करना है तो लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना होगा, जहां हर एक व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेगा, हर एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर क्रांति नहीं होगी, यहाँ संघर्ष नहीं होगी, बल्कि यहाँ सहयोग होगा। तीसरी बात यह है रेडिकल ह्यूमैनिज्म की कि ह्यूमन राइट्स की बात करती है, एथिक्स की बात करती है, मोरल एथिक्स की बात करती है, मनुष्य को सभी प्रकार के अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा जैसे अधिकारों की बात करती है और मनुष्य के बौद्धिक विकास की बात करती है। इसके अलावा मार्क्सवादी और मानवतावाद से अंतर इन्होंने बताया है, यानी कि जो इनकी थ्योरी है वो मार्क्सवादी मानवतावाद से कैसे अलग है। तो एम.एन. रॉय ये कहते हैं मार्क्सवाद का फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लास कन्फ्लिक्ट पे है, क्योंकि मार्क्सवाद ये कह रहा है कि अमीर और गरीब का जो संघर्ष है वो आखिर किन किन कारणों से हो रहा है, जबकि जो ह्यूमैनिटी है वो एक व्यापक अवधारणा है और ये मनुष्य से जुड़ी हुई है। राय का दृष्टिकोण समाज को केवल अर्थव्यवस्था और इतिहास से नहीं बल्कि तर्क, नैतिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी जोड़ता है। रॉय जो है वो सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि समाज में जब तक सभी को समान अवसर नहीं मिलेंगे तब तक समाज का विकास नहीं होगा। रॉय का जो रेडिकल ह्यूमैनिज्म है इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई कितना ही बड़ा थिंकर क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा विचारक क्यों ना हो, वो कोई भी थ्योरी देगा, आने वाले विचारक उसको फेल कर देंगे और वो एक नई थ्योरी देंगे। और इसी तरीके से समाज चलता भी है, क्योंकि कोई भी विचारक 100% सही नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो रॉय के रेडिकल ह्यूमैनिज्म को क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि ये मार्क्सवाद की सामूहिकता को कमज़ोर करता है, लेकिन उनकी सोच ने मानवता को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर अगर मानवेंद्र नाथ रॉय का आएगा तो आप ये कहना कि उन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है और व्यक्ति के सोशलिस्ट डेवलपमेंट की बात करी है, एथिकल डेवलपमेंट की बात करी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करी है, डेमोक्रेटिकल डेवलपमेंट की बात करी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अलग अलग करके जो है एक्सप्लेन कर देना। कंक्लूजन ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि एम.एन. रॉय जो है वो रेडिकल ह्यूमैनिज्म की जो विचारधारा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज को तर्कशील यानी कि लॉजिकल और पर्सनल जो है स्वतंत्रता यानी कि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रही है। उनके विचारों का केंद्र है कि भाई समाज का जो विकास है सिर्फ अर्थव्यवस्था के विकास से ही नहीं हो सकता, बल्कि हमें मानवता को बढ़ावा देना पड़ेगा, शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, तर्कशीलता को बढ़ावा देना पड़ेगा। और उनके विचार आज भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि देश विकास कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक व्यक्ति विकास कर रहा होगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि हर एक व्यक्ति विकास कर रहा है तो पक्का मानव विकास कराएगा और देश तो विकास करेगा फिर। लेकिन जब देश विकास करेगा तो कोई जरूरी नहीं है हर एक बंदा विकास करे ही करे। तो सामूहिकता के सिद्धांत के उन्होंने विरोध किया है। अगला क्वेश्चन है जेपी नारायण के समाजवादी चिंतन की व्याख्या कीजिए। तो देखो जयप्रकाश नारायण की अगर आप बात करोगे, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता था, न सिर्फ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बल्कि आज़ादी के बाद जो भारत की राजनीति थी उसमें भी इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और समाजवादी जो विचारधारा है वो समाज में संसाधनों के बराबर वितरण की बात करती है और समानता स्थापित करने की बात करती है। इनका जो समाजवादी चिंतन था ये गांधीवादी सिद्धांतों से ही प्रभावित था, मार्क्सवादी सिद्धांतों से ही प्रभावित था और भारतीय संस्कृति से ही प्रभावित था। वो एक समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे और एक नैतिक समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां प्रत्येक व्यक्ति परोपकारी जीवन व्यतीत करेगा। जब आप जेपी नारायण के समाजवाद के आधार की बात करते हो तो जेपी नारायण ने अपने समाजवाद में कमज़ोर लोगों को रखा है, वंचित वर्गों को रखा है और उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किया है। उनका मानना था समाजवाद वही है जो शोषण को ख़त्म करे, असमानता को ख़त्म करे, गरीबी को ख़त्म करे और एक अच्छे समाज की स्थापना करे। यानी कि जेपी नारायण का जो समाजवादी चिंतन है वो समानता को बढ़ावा देना चाहता है और समानता को बढ़ावा देने के लिए वो शोषण को ख़त्म करना चाहता है, असमानता को ख़त्म करना चाहता है, गरीबी को ख़त्म करना चाहता है और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहता है। तो इस प्रकार से जो जेपी नारायण का समाजवाद है वो वंचित और गरीब तबकों को शामिल करना चाहता है और उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है। वो मानवता, नैतिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहता है। जब हम बात करते हैं जेपी के समाजवाद की तो उस पर गांधीवादी प्रभाव भी दिखाई देते हैं, जहां जेपी नारायण ने सत्य, अहिंसा और नैतिकता को समाजवाद स्थापित करने के लिए मूलाधार माना है। क्योंकि जो मार्क्सिस्ट हैं वो क्रांतिकारी विचारधारा मान रहे हैं, उनका मानना है संघर्ष के माध्यम से ही समाजवाद स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जेपी नारायण कह रहे हैं नहीं भाई, संघर्ष से नहीं, सत्य, अहिंसा और नैतिकता से समाजवाद स्थापित किया जा सकता है। वो सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा को मना करते थे। उनका ये कहना था कि वो परिवर्तन क्या जो लोगों को मार ही दे, क्योंकि रक्त के माध्यम से परिवर्तन करोगे तो परिवर्तन ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा। तो सामाजिक परिवर्तन जो है वो अहिंसा के माध्यम से होना चाहिए, ऐसा जेपी कहते थे। उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की है, तो ग्राम स्वराज, सत्य, अहिंसा ये सब वो गांधीवादी से प्रभावित थे।
मार्क्सवाद की बात करें तो युवावस्था में जेपी नारायण सबसे पहले मार्क्सवाद से प्रेरित हुए, फिर वो गांधी के जो है शरण में आ गए, तो मार्क्सवाद से उनकी क्या हो गई, दूरी हो गई। क्योंकि जो मार्क्सवाद है वो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद संघर्ष के आधार पर आज़ादी प्राप्त करना चाहता है। मार्क्सवाद वर्ष संघर्ष को बढ़ावा देना चाहता है, क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करता है, और वो कह रहा है कि जो सही मायनों में समानता आएगी वो केवल और केवल क्रांति के माध्यम से आएगी। तो शुरुआत में जब युवा थे, युवावस्था में जेपी नारायण इस विचारधारा की ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित हुए, लेकिन जब आगे चलकर उन्होंने इसकी सीमाएं पढ़ी, महात्मा गांधी के दर्शन का अध्ययन किया, तो इससे उनकी दूरी हुई, और फिर उन्होंने कहा नहीं यार, समाजवाद तो वो होता है जो समाज में ऐसी समानता लाए जो शांति की राह पर हो, अहिंसा की राह पर हो। जेपी नारायण समाजवाद को सामाजिक परिवर्तन का साधन मानते थे। वो ये कह रहे हैं कि समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि आप आर्थिक समानता स्थापित करना चाहते हो, वो ये कह रहे हैं समाजवाद का मतलब ये है कि आप लोगों की मोरल वैल्यू को भी बढ़ावा देना चाहते हो, कल्चर को भी बढ़ावा देना चाहते हो, छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहते हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोग मजबूत हो सकें। तो जो समाजवाद है उसे आप अर्थव्यवस्था से मत जोड़ो, वो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा संपूर्ण क्रांति, आप सभी को पता है, आपातकाल से पहले टोटल रेवोल्यूशन की बात करी थी इन्होंने, जेपी नारायण ने, और इनका ही यही कारण थे सबसे बड़े जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा जो है जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ गए थे ये, और सरकारी कर्मचारियों तक से इन्होंने कह दिया था उस समय कि भाई इंदिरा को सहयोग मत करो, अंततः आपातकाल लगाना ही पड़ा। तो जो जेपी नारायण की समग्र क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति थी, टोटल रेवोल्यूशन थी, ये कह रही है कि भाई हर जगह परिवर्तन होना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, नैतिक स्तर पर भी, सांस्कृतिक स्तर पर भी। इन्होंने कहा समाज में जहाँ जहाँ शोषण है वहाँ वहाँ टोटल रेवोल्यूशन होगा। तो टोटल रेवोल्यूशन ये कह रहा है सिर्फ राजनीति में सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता है, सामाजिक में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। राजनीति में परिवर्तन हो गया, राजनीति में अच्छे लोग आ गए, लेकिन समाज में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर क्या ही होगा, समाज बुरा है तो राजनीति बुरी होगी, समाज को अच्छा करना पड़ेगा। इनकी विचारधारा ऐसी थी। तो ये सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक विकास की बात कर रहे हैं, समाज में अंधविश्वासों को दूर करने की बात कर रहे हैं, और साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यही विचार इनका टोटल रेवोल्यूशन का सिद्धांत था जो इन्होंने 1974 में बिहार आंदोलन के दौरान दिया था, और आगे चलकर ये इनकी विचारधारा इतनी तेजी से फैली कि अंततः आगे चलकर आपातकाल तक लगा। तो लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जेपी नारायण का जो समाजवादी चिंतन है वो गांधीवादी आदर्शों से प्रभावित है, हालांकि वो शुरुआत में मार्क्सवाद से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय लोकतंत्र पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो जब आप महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन करते हो तो सत्याग्रह, इसके साथ ही साथ संसदीय लोकतंत्र, ग्राम स्वराज, ये 3-4 क्वेश्चन भाई बनते हैं, लेकिन लगभग हर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम है। 70% 30% चीज़ें जो है वो अलग होंगी। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, और फिर गांधी जी का जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 50-50% इधर उधर से करके सेटअप कर देना। तो महात्मा गांधी ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। उन्होंने ये कहा है कि जो वास्तव में संसदीय लोकतंत्र है वो क्या है, क्या जो ब्रिटेन हमें संसदीय लोकतंत्र की शिक्षा दे रहा है वो है, या संसदीय व्यवस्था का कुछ और गुण भी हो सकता है। तो गांधी ने राम राज्य की संकल्पना कर रखी थी। उनका जो संसदीय लोकतंत्र था वो सबसे अलग था, यानी कि संसदीय लोकतंत्र के बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जो वेस्टर्न फिलॉसफी थी वो इन्होंने स्वीकार नहीं करी। इन्होंने कहा कि जो अंग्रेज संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो अंग्रेज संसदीय व्यवस्था की जो बात करते हैं वो बहुत कमज़ोर व्यवस्था है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में संसदीय लोकतंत्र को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा ये तो बिना आत्मा के शरीर है। उन्होंने ये कहा कि इसमें नैतिकता की कमी है, संसदीय जो लोकतंत्र है इसमें नैतिकता नहीं है, सच्चाई नहीं है, इसमें तो सब अपने लाभ पर हैं, सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो करप्टेड हैं। उन्होंने कहा ये जनता की सेवा नहीं कर रही, अपने स्वार्थ को पूरा कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के प्रति वफादारी को लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि मैं इस पार्टी को हूँ और मैं इस पार्टी की वफादारी करूँगा, लेकिन वो समाज के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है वो भूल चुके हैं। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं जो संसदीय लोकतंत्र है ये दलगत राजनीति को बढ़ावा देता है, ये लोगों के निजी स्वार्थ को बढ़ावा देता है, इसमें नैतिकता नहीं है, इसमें मानवता नहीं है, इसमें परोपकार नहीं है। उन्होंने पार्टी प्रणाली की बहुत सारी कमियां बताई हैं। गांधी ने यह कहा है कि पार्टी अक्सर जनता के हितों को खत्म कर देती है, वो अपने राजनीतिक एजेंडों को बढ़ाने में इतना लग जाती है कि समाज को बाढ़ तक देती है, वो समाज में फूट डाल देती है, जैसे अंग्रेज समाज में फूट डाल रहे थे और देश का बंटवारा हो चुका था। तो ये दलगत राजनीति बड़ी समस्या वाली है, क्योंकि जनता तो भोली होती है, जनता इन हथियारों के जो है माइंड को नहीं समझ पाती है कि ये समाज सेवा के नाम पर जो है वोट लेते हैं, और उसके बाद समाज सेवा के नाम पर वोट लेने के बाद समाज की सेवा नहीं करते हैं, अपने निजी स्वार्थों में लग जाते हैं। दुनिया भर की योजनाएं चलती हैं और योजनाओं का प्रॉफिट इनके नेताओं को मिलता रहता है, चाहे वो कौन सी पार्टी हो भाई, कोई सी पार्टी हो। आप देख लो 70% जो प्रॉफिट है वो पार्टी को जाएगा, 30% में गरीब जो है वो अपनी ज़िंदगी काट रहा है। तो पार्टी प्रणाली के इन्होंने दोष बताए। ये एक राम राज्य की कल्पना करना चाहते थे जहाँ पर सब चीज़ समानता पर आधारित हो।
इन्होंने कहा यहाँ पर ना सत्ता केंद्रीकरण होती है, यानी कि सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं होता। तो जो महात्मा गांधी के संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो सबसे पहले आप संसदीय लोकतंत्र को क्रिटिसाइज करोगे। आप ये कहोगे भाई संसदीय लोकतंत्र में नैतिकता की कमी होती है, इसमें जनता पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि अपनी पार्टियों पर ध्यान दिया जाता है, सच्चाई नहीं होती, इसमें स्वार्थ की राजनीति होती है। पार्टी प्रणाली के दोस्त बताओगे कि हर एक पार्टी अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाती है, अपने पर्सनल प्रॉफिट को आगे बढ़ाती है और जनता के प्रॉफिट को छोड़ देती है। थर्ड वन बताओगे जो सेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइजेशन में क्या है, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हल करती है, स्टेट गवर्नमेंट को नाम मात्र के अधिकार मिलते हैं। इसके अलावा जो लोकल समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल और केवल उसी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा जिससे राजनीतिक एजेंडा बन सके। जनता से दूरी होती है राजनीतिक लोकतंत्र में। यहाँ पर सरकार और जनता के बीच में जो नज़दीकी आती है वो चुनाव के समय पर आती है, चुनाव जीतते ही जनता से कट जाते हैं ये। अब गांधी ने इसके लिए क्या कहा है कि भाई इस समस्याओं से पार कैसे पाओगे। तो इतनी सारी आलोचना के बाद गांधी ये कह रहे हैं कि तानाशाही तो नहीं होनी चाहिए, राजा का शासन तो नहीं होना चाहिए, होना तो लोकतंत्र ही चाहिए, लेकिन वो ग्राम स्वराज्य पर आधारित होना चाहिए। महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि भारत गाँव का देश है, अगर आप गाँव का विकास करोगे तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा। तो गांधी जी का जो आदर्श है वो ग्राम स्वराज्य है, जिसमें गांव में छोटी छोटी यूनिट्स बनाओगे, आप गांव में छोटे छोटे जो है इंडस्ट्री लगाओगे जिससे सभी लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि गांव में लोगों को रोजगार मिलेगा तो शहरों में भाग कर नहीं जाएंगे, जिससे शहरों की जो भीड़ है वो कम रहेगी, शहरों में भी फिर चीज़ें वेल डेवलप हो पाएंगी। हर गांव का अपना प्रशासन होगा, हर गांव का अपनी जुडिशरी सिस्टम होगा, हर गांव की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। तो इससे हर एक गांव डेवलप हो जाएगा। हर गांव डेवलप होगा तो माइग्रेशन नहीं होगा, प्रवास नहीं होगा, समस्याएं नहीं होंगी, शहरों में समस्याएं नहीं होंगी, गंदी बस्तियां नहीं बनेगी। ठीक है, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो भी फिर अच्छी हो जाएगी, हर गाँव गाँव का विकास होगा, देश का विकास हो जाएगा। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसा हो जो हर किसी को शक्ति दे और ग्राम स्वराज को बल दे। फिर वो नैतिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जितने भी लोग लीडरशिप करें वो सच्चाई से करें, त्याग से करें, सेवा से करें। उनका राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं होनी चाहिए बल्कि राजनीति का उद्देश्य सेवा होनी चाहिए। और ये बात हर नेता भूल चुका है। 2 अक्टूबर को गांधी की प्रतिमा पर वो फूल तो चढ़ाता है, लेकिन ये बात भूल जाता है कि हम जनता की सेवा करने के लिए नेता बने हैं। तो देखो गांधी जी के जो विचार हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। कुछ चीज़ों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें देखो सिंपल सी बात है, कोई बंदा 100% तो सही नहीं हो सकता। हर एक बंदे के अंदर कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ निगेटिविटी होती है। गांधी की पॉजिटिविटी ले लो, निगेटिविटी छोड़ दो। इसके अलावा गांधी अहिंसक शासन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सत्ता है उसे हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा समाज में आर्थिक समानता स्थापित करनी चाहिए, सामाजिक समानता स्थापित करनी चाहिए। कई बार गांधी जी की आलोचना भी की जाती है कि गांधी जी का जो संसदीय लोकतंत्र है वो आदर्शवाद है, रियलिटी में नहीं स्थापित हो पाएगा। वर्तमान में भ्रष्टाचार है, सत्ता का केंद्रीकरण है, जनता से दूरी की समस्याएं हैं। फिर भी जो गांधी जी के विचार हैं वो एक अच्छाई का मार्ग दिखाते हैं, बस बात यह है कि उस पर चलने की ज़रूरत है। निष्कर्ष ये निकलता है कि महात्मा गांधी ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना करी है, उसके नैतिक और व्यवहारिक दोष बताए हैं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को खारिज नहीं किया है। उनका कहना है भाई लोकतंत्र होना चाहिए लेकिन नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। सच्चा लोकतंत्र वही होगा जो सभी लोगों को समान अवसर दे। ग्राम स्वराज की बात करी है, पार्टी में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, नेताओं से जो दूरी है वो प्रमुख बाधा है, ये उन्होंने बताया है। तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ये है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं बताओ। यानी कि जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है इसकी क्या क्या विशेषताएं, उन विशेषताओं का वर्णन करो। तो जब भी देखो आप आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करोगे तो इसका संबंध है औपनिवेशिक काल से। यानी कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, फिर यहाँ के बहुत सारे लोगों ने पश्चिमी सभ्यता का अध्ययन किया। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने गए और उसके बाद जब वो वापस आए तो उनके पास अलग प्रकार के विचार थे। यहाँ पर जो शिक्षित भारतीय अलग से उभरा, यही भारतीय आधुनिक चिंतन का जो है आधार था। जहाँ चाहे आप स्वामी विवेकानंद जी की बात कर लो, राजा राम मोहन राय की बात कर लो, सबसे पहले जो विचारक थे वो राजा राम मोहन राय ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करो, गांधी की बात करो, सुभाष चंद्र बोस की बात करो, सर सैयद अहमद खान की बात करो, इकबाल की बात करो या वी.डी. सावरकर की बात करो, गोलवलकर के विचारों को पढ़ो, ये सब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के विचारक हैं। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो संबंध है वो औपनिवेशिक शासन से है, जहां इन लोगों ने जो उस समय का अपना अनुभव दिया, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया, भारत के निर्माण में जो अपने योगदान दिया, उन सब से ये चिंतन जो है वो प्रेरित है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के कुछ पहलू हैं। सबसे पहली बात यह है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पर उपनिवेशवाद का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। जहां भारतीयों का बड़े पैमाने पर जो शोषण किया, इस शोषण का प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर पड़ा है और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने योगदान दिया है। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की पहली विशेषता यह है कि इसकी शुरुआत जो है वो औपनिवेशिक शासन के विरोध में हुई है, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए हुई है। इस चिंतन ने भारतीय परंपराओं और पश्चिमी विचारों के बीच में भेद किया है
औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई के लिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रभावित किया है। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विचारधारा किससे प्रभावित है? औपनिवेशिक शासन से है। आज़ादी की लड़ाई में इनका योगदान है, इसलिए जो भी विचार मिलेंगे आपको वो डेमोक्रेसी वाले मिलेंगे, निर्धनता को खत्म करने की बात करेंगे, जातिवाद को खत्म करने की बात करेंगे और समाज में यूनिटी लाने की बात करेंगे। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान सत्य और अहिंसा को बढ़ावा दिया। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस ने समाज में अवेयरनेस लाने के लिए क्रांतिकारी विचारों का उपयोग किया। इसके अलावा राष्ट्रीयता और स्वराज का दर्शन, क्योंकि भारत एक उपनिवेश था तो हर एक व्यक्ति स्वराज चाहता था। स्वराज के अलग अलग अर्थ थे सभी के लिए, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति का उद्देश्य यही था कि भारत को जल्द से जल्द आज़ादी दिलाई जाए। जैसे गांधी का स्वराज का मतलब ये था कि अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज का मतलब ये था कि हमें अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पानी है। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करें तो हर एक व्यक्ति स्वराज की बात कर रहा है, बल्कि ये जो स्वराज है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर भी मिलना चाहिए। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात करी है। तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक चिंतन की आप बात करते हो तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, बहुलवाद की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है। ये कहता है धर्म, संस्कृति, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव और रामजी अम्बेडकर समानता और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी दे रहे हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहता है, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना चाहता है। जातिवाद, छुआछूत जैसी समस्याएं जो है, लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं हैं, महिला पुरुष के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं उन्हें खत्म करने की बात कर रहा है। आधुनिक जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसकी में लोकतंत्र की बात की जा रही है, सत्ता के डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। देखो, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि पावर सिर्फ एक के पास नहीं रहेगी, बल्कि स्टेट के पास भी पावर रहेगी, लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर रहेगी। तो इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट लोकल एरिया का विकास करेगी, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेगी। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट पूरे स्टेट का विकास करेगी, फिर पूरे देश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। तो ये जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है, एक अच्छा लोकतंत्र कैसे स्थापित हो पाए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस पर आधारित है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, जहाँ गांधी जी ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं। समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित है, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमने क्वेश्चन पढ़ा भी था समाजवाद वाला। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो भारत का जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है वो अंतर्राष्ट्रीयता और शांति की बात कर रहा है, मानवता और नैतिकता की बात कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो जितने भी आपने थिंकर पढ़े हैं उनके जो मेन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस आंसर में लिख देना, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ये बस मैंने क्वेश्चन इसलिए लिख दिया ताकि पेपर में आए तो आप इस क्वेश्चन को कर सको। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो ये है कि नरमपंथी और उग्रपंथी विचारधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, 1885 में ना कांग्रेस की स्थापना होती है। तो जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है तो शुरुआत में कांग्रेस के जो लीडर हैं वो नरमपंथी विचारधारा से रिलेटेड हैं। नरमपंथी विचारधारा सत्य और अहिंसा की राह की बात करती है। नरमपंथी विचारधारा ये कहती है कि आंदोलन, धरने, प्रदर्शन हमें नहीं करने हैं, बल्कि शांतिपूर्ण माध्यम से अपनी बात रखनी है। नरमपंथी विचारधारा ये कहती है कि अंग्रेजों को शासन में सहयोग करो और फिर एक दिन अंग्रेज हमारे लिए ही काम करेंगे। उग्रपंथी विचारधारा कहती है सपने देखते रहो, ये अंग्रेज कभी भी हमारे लिए काम करेंगे नहीं, इन्हें उखाड़ फेंको, दंगे फसाद करो, लड़ाई झगड़े करो और इन अंग्रेजों को मार पीट के यहाँ से भगा दो। तो नरमपंथी विचारधारा अहिंसा पर है, तो उग्रवादी विचारधारा हिंसा पर है। नरमपंथी विचारधारा प्रार्थना, याचिका और बातचीत के माध्यम से मैटर सॉल्व करना चाहती है। उग्रपंथी विचारधारा क्रांति के माध्यम से मैटर को सॉल्व करना चाहती है। दोनों ही आज़ादी के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। नरमपंथी जो विचारधारा है उसका आज़ादी का दृष्टिकोण थोड़ा संकीर्ण है। उग्रपंथी जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से आज़ादी चाहती है। नरमपंथी जो विचारधारा है उसके अगर आप बड़े बड़े नेताओं की बात करोगे तो शुरुआत में अगर हम बात करें कांग्रेस के जितने भी नेता थे, जैसे बहरुद्दीन तैयब जी हो गए, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो हमारे थे दादा भाई नौरोजी वो हो गए। उग्रवादी विचारधारा की बात करोगे तो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, ये सब उग्रवादी विचारधारा से थे। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी देश के प्रति भक्ति भाव रखती है, किसी देश के प्रति समर्पण की बात करती है, किसी देश के प्रति निष्ठा की बात करती है, प्रेम और एकता की भावना को बढ़ावा देने की बात करती है। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए देशभक्ति का अलग अलग तरीका है, अलग अलग सोच है। भारत के देशभक्ति के विकास की बात करोगे तो दो धाराएं हैं, एक नरमपंथी है और उग्रपंथी है। इन दोनों ने ही देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है, लेकिन इनके तरीके अलग थे। नरमपंथी राष्ट्रवाद जिसे मॉडरेट नेशनलिज्म भी कहते हैं, इसका उदय 19वीं सदी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई अंत में, तब की बात हुई थी 1885 में। इसमें जो बड़े बड़े नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। इन नेताओं ने अंग्रेजी शासन की आलोचना करी, लेकिन ये संवैधानिक तरीके से सुधार चाहते थे। इनका ये मानना था रूल और रेगुलेशन अच्छे करते जाओ, समाज बदलता जाएगा। इनकी मुख्य विशेषता ये थी, संवैधानिक सुधार चाहते थे।
प्रार्थना करते थे अंग्रेजों से कोई लेटर लिखते थे कि भाई हमारे लिए ये काम कर दो, और अंग्रेज बहुत कर भी देते थे जैसे इनके लिए। ब्रिटिश न्याय प्रणाली में इनका विश्वास था। नरमपंथी कहते थे ब्रिटिश लोग न्यायप्रिय हैं, उन्हें अगर भारत की समस्याएं पता ही नहीं है, अगर हम उन्हें भारत की समस्याएं बता देंगे तो इसे सुधार देंगे। और नरमपंथी जो है वो धीरे धीरे सुधार की बात करते थे। वही कहते तुरंत सुनता नहीं चाहिए हमें, मतलब आराम आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं, 500-700 सालों में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उग्रपंथी राष्ट्रवाद की बात करें तो इन्होंने कहा जो अंग्रेज हैं, जब अंग्रेजों ने नरमपंथी लोगों की बात ही नहीं मानी, किसी प्रकार के सुधार ही नहीं किए, तो एक नई विचारधारा है उग्रवादी। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय इसमें मुखिया थे। इन्होंने नरमपंथियों की आलोचना करी और ये कहा कि भाई नरमपंथी जो हैं वो सरकार के सामने हाथ जोड़ते रहेंगे और सरकार उन्हें लात मारती रहेगी, कुछ नहीं करेगी। इन्होंने कहा स्वराज की अगर मांग करनी है तो बहिष्कार करो, स्वदेशी आंदोलन करो, उन्हें कॉपरेट ही मत करो किसी भी तरीके से। उग्रपंथी कहते थे ब्रिटिश शासन भारत के लिए खतरनाक है भाई, हमें तुरंत स्वतंत्रता चाहिए, तुरंत स्वराज चाहिए। उन्होंने कहा आंदोलन कर देंगे, धरने कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, दंगे फसाद कर देंगे, आग लगा देंगे, ब्रिटिशर्स को मारेंगे, ठीक है, उनके अधिकारियों को मारेंगे। ये विचारधारा क्रांतिकारी थी। इन्होंने कहा ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग, जन दबाव, आंदोलन से बदला लेंगे, राष्ट्रीय गौरव पर बल देंगे, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय धर्म के महत्व को बढ़ावा देंगे और भारतीय संस्कृति को विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि नरमपंथी और उग्रपंथी दोनों राष्ट्रवादी है, दोनों देश के प्रति समर्पित हैं। आज़ादी की लड़ाई में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। आगे चलकर कांग्रेस का जो बंटवारा हुआ उसमें भी इनकी भूमिका थी, कांग्रेस फिर एकजुट हुई, इसमें भी इनकी भूमिका थी। नरमपंथी ये कहते थे कि भारतीय समाज को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। ये कहते हैं अंग्रेजों का शासन सही है, रियल में अंग्रेजों को भारत की समस्या नहीं पता, अगर हम उन्हें भारत की समस्या बता देंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएंगे। दोनों विचारधाराएं मिलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत आधार प्रदान करती हैं, तो दोनों का अपना अपना योगदान है। क्वेश्चन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो आप चाहो तो, अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर किए हैं। आशा करते हैं इनमें से आपके क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना।